आज हम एक नया संभाग जबलपुर संभाग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको 2 संभाग एकदम डिटेल से ज़िले वाइज करके पढ़ाए हैं। तो हम देखते हैं जबलपुर संभाग में ज़िलों की संख्या कितनी है और हम जबलपुर ज़िला ही पढ़ेंगे आज। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले जबलपुर संभाग में ज़िलों की संख्या कितनी है। तो जबलपुर संभाग में ज़िलों की संख्या 8 है और 8 ज़िले कौन कौन से हैं। तो जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, बालाघाट और मंडला इसके प्रमुख 8 ज़िले हैं। अब हम देखते हैं आज हम जबलपुर जिला पढ़ने जा रहे हैं, एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। इसको हम एक चैप्टर में कंप्लीट ना करके इसको हम 2 चैप्टरों में कंप्लीट करेंगे जबलपुर ज़िले को। आज हम फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। तो चलिए हम जबलपुर ज़िले को एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले जबलपुर ज़िले की हम जानकारी देखते हैं कि जबलपुर ज़िले का गठन कब हुआ था। तो जबलपुर ज़िले का गठन 1 नवंबर 1956 में, जो मध्य प्रदेश का गठन के समय जबलपुर को भी जिला बनाया गया था 1 नवंबर 1956 में। अब देखते हैं जबलपुर ज़िले का मुख्यालय कहाँ है। तो जबलपुर ज़िले का मुख्यालय जबलपुर में ही है। अब देखते हैं इसके प्राचीन नाम। जबलपुर को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो जबलपुर को प्राचीन काल में त्रिपुरी, तेवर और महाकौशल नाम से इसको जाना जाता था। और जो जबलपुर वर्तमान नाम है यह किसके नाम पर पड़ा। यह जबलपुर नाम जवाली ऋषि के नाम पर यह जबलपुर नाम पड़ा। यह एक प्रसिद्ध ऋषि थे, इस कारण इसकी जवाली ऋषि के नाम पर इसलिए जबलपुर का नाम जबलपुर रखा गया। अब देखते हैं हम इसका वर्तमान नाम जबलपुर है और यह जबलपुर नाम से ही जाना जाता है। अब देखते हैं ज़िले में और क्या है। ज़िले का अगर क्षेत्रफल देखते हैं, ज़िले का क्षेत्रफल 10,160 वर्ग किलोमीटर में ही फैला हुआ है। इसका यदि हम लिंग अनुपात देखते हैं तो लिंग अनुपात इसका 929 है। 929 हम किस आधार पर निकालते हैं। 929 हम 2011 की जनगणना के 2011 के आंकड़ों के अनुसार देखते हैं और जनगणना हमारी 10 वर्ष के अंतराल में होती है, इसलिए जो नई जनगणना थी अभी नहीं हुई, तो हम इसके आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे। और इसमें 929 लिंग अनुपात का मतलब है कि प्रति 1000 पुरुषों पर यहाँ 929 बच्चियाँ जन्म लेती हैं। इसमें यदि प्रत्येक वर्ष में 1000 लड़के जन्म लेती हैं, वहीं 929 लड़कियां जन्म लेती हैं। अब देखते हैं इसकी जनसंख्या कितनी है। तो हमारे जबलपुर ज़िले की जनसंख्या 24,63,289 इसकी जनसंख्या है। इसकी तहसीलें देखते हैं तो इसकी तहसीलों की संख्या, जबलपुर ज़िले की तहसीलों की संख्या 7 है और पूरे मध्य प्रदेश में देखें तो तहसीलों की संख्या 200 नहीं, अगर पूरे मध्य प्रदेश में तहसीलों की संख्या देखते हैं तो पूरे मध्य प्रदेश में तहसीलों की संख्या 424 है और 424 तहसीलों में से 7 तहसीलें जबलपुर की हैं। इसकी 7 तहसीलें कौन कौन सी हैं। तो देखते हैं इसकी 7 तहसीलें। कुंडम तहसील है, इसकी मझौली है, पाटन है और पनागर इसकी तहसीलें, सिहोरा और साहेपुरा और आधार ताल इसकी प्रमुख 7 तहसीलें। अब देखते हैं इसकी साक्षरता दर कितनी है। तो जबलपुर ज़िले की साक्षरता दर 81.29% है। यह जबलपुर ज़िला हमारा पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर में सबसे आगे है। अगर केवल महिलाओं की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा साक्षर महिलाएं कहाँ पर हैं, तो सबसे साक्षर महिलाएं जब भोपाल ज़िले में हैं। अगर हम पुरुष साक्षरता की बात करें तो सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता इंदौर में है, परंतु जबलपुर में महिला तथा पुरुषों की साक्षरता दर प्रथम स्थान पर है जबलपुर। अगर इसके हम उपनाम देखते हैं तो जबलपुर को किन किन उपनामों से जाना जाता है। तो हमारे जबलपुर को संस्कार राजधानी के नाम से जाना जाता है। संस्कार राजधानी सबसे पहले किसने कहा था। संस्कार राजधानी इसे जबलपुर को संस्कार राजधानी किसने कहा था। तो संस्कार राजधानी जबलपुर को विनोबा भावे ने कहा था, जो भूदान आंदोलन के प्रवक्ता रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं और क्या है जबलपुर में।
जबलपुर आम जिले के नाम से भी आम जिले के नाम से जाना जाता है। क्यों? आम जिला का मतलब ये नहीं कि आम साधारण, आम जिले का मतलब है इसे मैंगो जिला के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार पन्ना को आंवला जिले के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार जबलपुर को आम जिले के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जबलपुर जिले में अत्यधिक आमों का उत्पादन होता है, इस कारण इसे आम जिले के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं जबलपुर कौन सी नदी के तट पर स्थित है। जबलपुर मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी तथा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी के किनारे हमारा जबलपुर स्थित है। और जबलपुर में ही नर्मदा पे भेड़ा घाट है, जिसे भेड़ा घाट जलप्रपात बोलते हैं। और जबलपुर जिले को संगमरमर नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं। और यदि आपसे पूछे कि जबलपुर में किस प्रकार का संगमरमर पाया जाता है, कौन से रंग का, तो जबलपुर जिले में सफ़ेद रंग का संगमरमर पाया जाता है। बाकी संगमरमर कई प्रकार के होते हैं, लाल, पीला, सफ़ेद। तो हमारे जबलपुर में सफ़ेद रंग का संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं, इसलिए इसे संगमरमर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और जो नर्मदा महोत्सव जबलपुर में हर वर्ष जबलपुर में आयोजित किया जाता है। नर्मदा महोत्सव प्रतिवर्ष यह बहुत धूमधाम से नर्मदा महोत्सव नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर में मनाया जाता है। अब देखते हैं जबलपुर में और क्या है। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट का मुख्यालय है। जबलपुर में मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट का मुख्यालय है। और जो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, तो हाई कोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। जब मध्य प्रदेश का गठन के समय ही इसकी स्थापना की गई थी। इससे पहले हमारा मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट का नागपुर में था। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत नागपुर में गठित किया गया था। जो हमारा जबलपुर में हाई कोर्ट है, 1956 में इसका गठन हुआ था। अब देखते हैं इसे 2 खंडपीठों में विभक्त किया है और इसका तीसरा खंडपीठ प्रस्तावित है। काम अधिक होने के कारण इसे 2 भागों में बांट दिया गया है। जैसे 2 खंडपीठ कौन कौन सी हैं, ये इसके इंदौर और ग्वालियर इसके 2 खंडपीठ हैं। 2 खंडपीठों में विभक्त है और तीसरा भोपाल में प्रस्तावित है। अगर तीसरा खंडपीठ बनेगा तो वो भोपाल में बनेगा। आप देखते हैं इसे कब खंडपीठों में बांटा गया, तो 28 नवंबर 1968 में इसे 2 खंडपीठों में विभक्त किया गया है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश का शक्ति भवन। मध्य प्रदेश का शक्ति भवन किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश का शक्ति भवन विद्युत मंडल को मध्य प्रदेश का शक्ति भवन कहा जाता है। जो मध्य प्रदेश के विद्युत मंडल का मुख्यालय दिसंबर 1950 में विद्युत मंडल को स्थापित किया गया था। और यह कहाँ? जबलपुर जिले में है। अब देखते हैं इसके आगे मध्य प्रदेश का पहला नगर। जो मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम है, मध्य प्रदेश के पहले नगर निगम की स्थापना जबलपुर में की गई 1864 में। यह देश का पहला नगर निगम है। आप देखते हैं और इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है, तो यह अगर जबलपुर ज़िले को देखें तो जबलपुर ज़िले कृषि में, जीव जंतु, मत्स्य पालन में सबसे अग्रणी ज़िला है। और जहाँ अत्यधिक मत्स्य उत्पादन किया जाता है, मछलियों का आखेट किया जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश की पहली मत्स्य नीति 2008 में बनाई गई। जबलपुर में यह सबसे कृषि, पशुपालन और जीव जंतुओं में सबसे अग्रणी है। और मछली उत्पादन और आखेट में भी मध्य प्रदेश में जबलपुर जिला अग्रणी है। इसलिए मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में प्रथम मत्स्य नीति 2008 में बनाई गई। अब देखते हैं और जबलपुर जिले में क्या है। तो जबलपुर जिले की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं? जबलपुर जिले में प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती हैं? तो जबलपुर जिले में जैसे भारिया, बघेली, हिंदी इसकी प्रमुख भाषाएं हैं।
अब देखते हैं जबलपुर किन क्षेत्रों के बीच आता है। तो जबलपुर कैमूर का पठार और सतपुड़ा की पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। जबलपुर जिला हमारा कैमूर का पठार एवं सतपुड़ा की पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी। तो मध्य प्रदेश में होम रूल लीग की स्थापना 1915 में की गई थी। और यह कहाँ की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कभी कि होम रूल लीग की सबसे पहले स्थापना कहाँ की गई थी। तो होम रूल लीग की स्थापना 1915 में जबलपुर में की गई थी। और किन 2 सदस्यों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब देखते हैं इसमें जबलपुर ज़िले में जो झंडा सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी होती है। क्वेश्चन ऐसा बनता है कि सबसे पहले झंडा सत्याग्रह की स्थापना कौन से ज़िले में इसकी स्थापना की गई थी। तो झंडा सत्याग्रह की स्थापना जबलपुर ज़िले में 1923 में इसकी स्थापना की है। और अगर हम त्रिपुरा का मतलब जो जबलपुर का पुराना नाम त्रिपुरी है, इसका हम अगर इतिहास देखते हैं तो यह ऐतिहासिक नगरी त्रिपुरी को देखते हैं तो इसमें जो कलचूरिया वंश के राजा था इनकी राजधानी थी। परंतु कलचूरी वंश 2 प्रकार के थे, एक महेश्वर के कलचूरी वंश, एक त्रिपुरी के कलचूरी वंश। इसलिए आज हम त्रिपुरा को पढ़ रहे हैं, जबलपुर को पढ़ रहे हैं, इसलिए हम त्रिपुरी के कलचूरी वंशों को देखते हैं। इनका कहाँ से कहाँ तक इनका वंश रहा, किसने इसकी स्थापना कराई। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। कलचूरी वंश की राजधानी यह प्राचीन राजधानी कौन त्रिपुरी थी। और कलचूरी वंश की स्थापना किसने की। तो कलचूरी वंश की स्थापना कोकल्स प्रथम ने की 843 में इसकी कोकस प्रथम ने 843 में इसकी स्थापना की कलचूरी वंश की। और कलचूरी वंश का एक प्रमुख युवराज हुआ जिसका नाम युवराज प्रथम था। और युवराज प्रथम के ही दरबार में एक राजकवि राजशेखर इनके दरबारी कवि थे। और राजशेखर द्वारा लिखी पुस्तक विद्यासाल भंजी का है जो किसके दरबार में युवराज प्रथम के दरबार में रहते थे। इनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। तो इनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम विद्यासाल भंजिका इनकी पुस्तक। और विद्यासाल भंजिका में ही इन्होंने युवराज प्रथम को उज्जैनी का भुजंग कहा है, मतलब उज्जैन का नाग का है, भुजंग मतलब सांप होता है, उज्जैन का सांप कहा है। तो चलिए और देखते हैं हम जबलपुर जिले में। अब देखते हैं हम रानी दुर्गावती की समाधि। रानी दुर्गावती का संबंध जबलपुर से है। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि रानी दुर्गावती का जन्म कहाँ हुआ। तो रानी दुर्गावती का जन्म कलिंजर दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। 5 अक्टूबर 1524 में इनका जन्म हुआ था। और यह कीर्तिवर्मन की एकमात्र संतान थी। यह इनका दुर्गावती नाम कैसे पड़ा। तो रानी दुर्गावती नाम इनका यह दुर्गा अष्टमी के दिन पैदा हुई थी, इस कारण इनका नाम दुर्गावती पड़ा। और यह कीर्तिवर्मन की एकमात्र संतान थी। और यह जबलपुर जिले को गढ़मंडला को जबलपुर जिले का क्षेत्र माना जाता है। गढ़मंडला है जबलपुर जिले का ही क्षेत्र माना जाता है। जबलपुर जिले में किसका शासन रहा। तो जबलपुर जिले में गोंड शासकों का गढ़ रहा है। जो गोंड शासक थे उनका गढ़ या राजधानी रहा है जबलपुर। और कीर्तिवर्मन कौन थे। अगर हम कीर्तिवर्मन को देखें तो यह काय के लिए प्रसिद्ध है। तो कीर्तिवर्मन ने चंदेरी के किले का निर्माण कीर्तिवर्मन द्वारा चंदेरी के किले का निर्माण किया गया था। अब देखते हैं रानी दुर्गावती का विवाह। रानी दुर्गावती का विवाह 18 वर्ष की उम्र में गोंड शासक दलपत राय से इनका विवाह हुआ। इनके 4 साल दाम्पत्य जीवन के बाद दलपत
दलपत साय की मृत्यु हो जाती है और उनका एक छोटा सा पुत्र होता है। उनकी मृत्यु के बाद उनकी मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र वीर नारायण सिंह को गद्दी पर बैठाया तथा इनकी संरक्षिका बनके अपने शासन को संभाला तथा अपने शासन को किसी और के हाथों में नहीं जाने दिया और अपने क्षेत्र जबलपुर में ये शासन करने लगी। परंतु है मुगल सम्राटों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आए। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि एक महिला होकर एक क्षेत्र पर राज करे। तो इन्होंने मुगल शासक अकबर ने आशफ खां को रानी दुर्गावती पर आक्रमण के लिए भेजा। आक्रमण पर भेजने से पहले अकबर की एक शर्त थी कि रानी दुर्गावती का ये एक अति प्रिय हाथी तथा उसका विश्वसनीय सेनापति था। रानी दुर्गावती के पास यह संदेश भेजा अकबर ने कि आप अगर हमको आपका हाथी श्रवण तथा आधार सिंह है, आपका सेनापति आधार सिंह को अगर हमको भेंट देती हो तो हम आपको कुछ भी नहीं करेंगे, आपको छोड़ देंगे। परंतु रानी लक्ष्मीबाई ने देने से इनकार कर दिया। तो अकबर ने आशफ खां द्वारा इन पर आक्रमण कराया, परंतु आशफ खां को इन्होंने बुरी तरह पराजित करके भगा दिया। फिर दूसरे दिन अकबर ने इन पर आक्रमण किया। तो इसका आक्रमण किया 24 जनवरी 1564 में। आक्रमण के समय रानी दुर्गावती की सेना कमज़ोर पड़ जाती है तथा इनके कमज़ोर पड़ जाती है और एक तीर इनके भुजा पर आकर लगता है और तब इनकी मृत्यु नहीं होती है। अपने दुश्मनों के हाथों से मरने से अच्छा कि वे स्वयं बलिदान दे। अपने विश्वसनीय सेनापति आधार से रानी दुर्गावती बोली कि आप मेरी हत्या कर दो, परंतु उनने मना कर दिया हत्या करने से। तो स्वयं अपनी गर्दन काटकर मर गई और खुद को बलिदान कर दिया अपने दुश्मन के हाथों से मरने से अच्छा। अब देखते हैं रानी दुर्गावती की मृत्यु कहाँ हुई। तो रानी दुर्गावती की मृत्यु जबलपुर से थोड़ी दूर बेलग्राम गांव में रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई और उनकी समाधि भी बेलगांव में बनी हुई है। अब देखते हैं जबलपुर ज़िले में और क्या है। जबलपुर ज़िले में महिला NSC प्रशिक्षण कॉलेज जबलपुर में स्थापित किया गया। अगर इसमें हिंदी में देखें NCC का मतलब होता है राष्ट्रीय छात्र सेना। यह कॉलेज जबलपुर में स्थापित किया गया। अब देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जबलपुर के एक बेला ग्राम में इनकी समाधि बरेला ग्राम में इनकी जो बरेला ग्राम है जबलपुर के बरेला ग्राम में इनकी समाधि है। अब देखते हैं जबलपुर में रानी दुर्गावती ने अपने नाम से रानीताल बनवाया तथा अपने विश्वसनीय सेनापति आधार के नाम से आधारताल बनवाया तथा अपनी दासी चेरी के नाम पर चेरीताल बनवाया। यह क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है रानीताल, आधारताल और चेरीताल कहाँ स्थित है। तो हमारा आंसर होगा ये तीनों जबलपुर ज़िले में स्थित हैं। अब देखते हैं रानी दुर्गावती की समाधि के सामने रानी दुर्गावती थी उसकी समाधि के सामने उनका अति प्रिय हाथी श्रवण की प्रतिमा बनी हुई है। जिस प्रकार भगवान शिव के आगे उनकी सवारी नंदी की प्रतिमा बनी है, उसी प्रकार रानी दुर्गावती के सामने उसके अति प्रिय हाथी श्रवण की प्रतिमा बनी हुई है इनके मंदिर के सामने। और इनका समाधि स्थल बरेला ग्राम में इनकी समाधि स्थल है। अब देखते हैं और क्या है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो भारतीय वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर में स्थापित किया गया। और यदि यहाँ के भारतीय वन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, अगर प्रशिक्षण लिखा जाए तो यहाँ भोपाल में स्थित है, पर अनुसंधान ये कहाँ है
जबलपुर ज़िले में स्थित है। अब देखते हैं हम इसमें मध्य प्रदेश का पहला इंजीनियर कॉलेज कहाँ खोला गया है। तो मध्य प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर ज़िले में खोला गया है। मध्य प्रदेश का पहला इंजीनियर कॉलेज था ये। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में और क्या है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में जो महात्मा गांधी सामुदायिक विकास केंद्र कहाँ है। तो जबलपुर ज़िले में महात्मा गांधी सामुदायिक विकास केंद्र की स्थापना भी जबलपुर में की गई है। और देखते हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना 1957 में जबलपुर ज़िले में की गई है। ये एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है और यह 1957 में स्थापित किया गया है। ये जबलपुर ज़िले में स्थित है। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं और इससे जबलपुर ज़िले से बनने वाले और क्वेश्चन हैं हम सेकंड पार्ट में इसको करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे यकीन है कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।